एंड इस पर्टिकुलर सेशन का ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके की कोई हैकिंग या इलीगल कंटेंट को सर्व करना नहीं है। आज हम केवल कुछ अलर्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो हैकिंग क्या है, किस तरीके से बनती है, कहाँ क्रिएट होती है, कैसे पॉसिबल होती है। सबसे पहली चीज़ कि अगर किसी भी अकाउंट में, किसी भी आपके डाटा में कोई वीकनेस अगर आपको देखने को मिलती है, सो उस वीकनेस का एक गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। उस वीकनेस के थ्रू आपके डिवाइस को कंप्रोमाइज किया जा सकता है और फिर उसको एक्सप्लॉइट करके आपके डिवाइस से अनऑथराइज एक्सेस लिया जा सकता है। तो जितने भी तरीके के हैकिंग अटेम्प्ट्स होते हैं, उन सारे हैकिंग अटेम्प्ट्स के अंदर वीकनेस को फाइंड आउट करके उसको एक्सप्लॉइट करना और फिर एक अनऑथराइज एक्सेस, जिसको एक्सेस करने के राइट्स नहीं है, वो राइट्स हम एक्सेस कर लेते हैं और फिर हम उस हैकिंग को क्रिएट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हैकिंग। बट ये हैकिंग कौन करता है, किस तरीके से होती है, इनके कोई नाम नहीं होते। इनको कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स की कैटेगरी में रखा गया है। दे आर कॉल्ड एनोनिमस, और एनोनिमस मीन्स दैट इज अननोन, उनका कोई नाम नहीं है। जिसमें कुछ एक कम्युनिटी ग्रुप्स हैं जिनका नाम लजारस, शेडो ब्रोकर्स, कीपर्स या और भी अलग अलग कम्युनिटीज होते हैं, जो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में डिफरेंट तरीके से हैकिंग को क्रिएट करते हैं। लजारस ग्रुप का एक हैकिंग स्कैम सामने आया था कुछ टाइम पहले। एक पुणे का बैंक है, कॉस्मोस बैंक, वहां पर 2 दिन में 94 करोड़ की इन्होंने स्कैम किए। शैडो ब्रोकर्स ने विंडोज की वल्नरेबिलिटी फीचर्स को हाईजैक करके एक वायरस कोड जनरेट किया, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। एंड कीपर ग्रुप ने बहुत सारे स्किमर्स डिवाइसेस यूज किए डाटा को लीक करने के लिए। ये डिवाइसेस क्या हैं, अभी जैसे कीपर का एक और स्कैम रिसेंटली आया था। इंडिया, पाकिस्तान एंड अमेरिका के बहुत सारे ऑनलाइन जो अकाउंट्स होते हैं, जहां से हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू डाटा एक्सचेंज करते हैं, परचेज करते हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन हाईजैक किए गए और उसकी लगभग 52 करोड़ रुपए के हिसाब से उनको डार्क वेब के ऊपर सेल किया गया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि कम्युनिटी ग्रुप्स की थी। आवर माइन एक कंपनी है, ऐसे ही एक APT29 करके ग्रुप है। रिसेंटली रशियन हैकर्स ने APT29, जिसको कोजी बियर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल को भी हाईजैक किया और उसको सेल किया। ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। रिसेंटली हमने ट्विटर अकाउंट के हाईजैक होने के बारे में बहुत सी न्यूज़ देखी। कुछ एक यूजर्स जो एक टेम्परेरी सोशल मीडिया के ऊपर मिले थे, उन्होंने एक ट्विटर का एक टूल हाईजैक किया, जिसके थ्रू कुछ रिस्पेक्टिव फील्ड के साथ में स्पीयर फिशिंग क्रिएट की थी। स्पीयर फिशिंग जो कि एक सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस या स्पोर्ट पर्संस के अकाउंट को कंप्रोमाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड चीजें भी सामने आई, जिसमें डार्क वेब के ऊपर कुछ कोरोना वॉरियर्स के जो आपके प्लाज्मा सैंपल्स थे, वो भी सेल किए गए। ये कुछ चीजें जो रिसेंटली हमने अभी न्यूज में देखे। अब बात करते हैं कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज की। यहाँ पर नोबी4, फोर्टलिस सॉल्यूशंस, ये कुछ कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में हमें सिक्योरिटी सर्विसेज देती हैं। नोबी4 एक बहुत बहुत सारे जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, उनका ओपन सोर्स कम्युनिटी है और ये लोगों को ट्रेनिंग, अवेयरनेस और सर्विसेज डिलीवर करते हैं, सेम एज पोर्टल सॉल्यूशंस। इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को अगर हम देखें सिक्योरिटी सर्विसेज में, HI क्यूब्स काफ़ी फेमस वेंडर है जो आपके इंडियन मार्केट में साइबर सेल को सर्विसेज देता है। कुछ साइबर ओप्स हैं, आपके वेलेंसी नेटवर्क्स, ये कुछ वेंडर्स हैं जो कि इंडियन मार्केट में हमको सर्विसेज दे रहे हैं। अब हम एक टूल के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि शैडो ब्रोकर्स ने क्रिएट किया था, और रैंसमवेयर अटैक, जिसको बेसिकली इनक्रिप्टेड फाइल्स क्रिएट करने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी जगह पे कोई इनक्रिप्टेड फाइल क्रिएट करना और उसको डिक्रिप्ट करने के बदले में कुछ चार्ज पे कर लेना, तो ये सारे काम रैंसमवेयर के थ्रू होते हैं। बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले, अमेरिका ने यानी NSA के पास एक लूप होल फाइंड था जो हर एक विंडोज को एक्सेस प्रोवाइड कर रहा था सम एसएमबी सर्विसेज के साथ।
उस पर्टिकुलर लूप होल का शैडो ब्रोकर्स जैसी कम्युनिटीज ने गलत फायदा उठाया और उसके थ्रू हर एक विंडोज क्लाइंट, जितने भी विंडोज क्लाइंट ओएस थे लाइक विंडोज 7 वगैरह, खासतौर से विंडोज 7 क्योंकि वहां पर ये वल्नरेबिलिटी फीचर अवेलेबल था, उसके थ्रू ये सारे अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज किया गया। सो मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो आप रैंसमवेयर अगर देखें, रैंसमवेयर, और ये 2016, 17, 18 ये लगातार हर साल किसी न किसी रूप में ये रैंसमवेयर अटैक आपको देखने को मिलता है। और इट इज अ मालवेयर। ये किसी भी पीसी को अगर कंट्रोल में लेना है, उसकी सर्विसेज एक्सेस करनी है, किसी का अकाउंट कंप्रोमाइज करना है, उन सारे चीज़ों को एक्सेस करने के लिए ये एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर टूल है। और जिस भी डिवाइस पे अगर हम ये डाल देते हैं तो वो पूरा डिवाइस अभी कंट्रोल में आता है क्रिमिनल्स के। देन आपसे वो चार्ज करते हैं, रैंसम मांगते हैं, आपको वो चार्ज पे करना पड़ता है बाय यूजिंग बिटकॉइन, यानी बिटकॉइन करेंसी के साथ में वो चार्ज मांगते हैं। और यहाँ पर एक काउंटडाउन भी रन होता है कि उतने देर में आपको ये बिटकॉइन करेंसी पे करनी है। अगर आप ये बिटकॉइन करेंसी नहीं देते हैं तो फिर आपका डाटा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो आपको वो डाटा नहीं मिलेगा। तो लगभग 150 से ज्यादा कंट्रीज में इस तरीके से अटैक हुआ, जिसमें इंडिया में भी कई सारी जगह पे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन की हम बात करें या कई मॉल्स की बात करें, जहां भी विंडोज ओएस रन हो रहे थे। कुछ एक एटीएम मशीन्स भी कंप्रोमाइज हुए, उन एटीएम मशीन्स के अंदर भी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज थे, और उसका फायदा ये कम्युनिटी ने उठाया। तो कई सारे लोगों का डाटा गया, कई सारे लोगों ने बिटकॉइन के थ्रू डाटा वापस एक्सेस भी लिया। तो ये चीज जो पॉसिबल हुई, ये एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी यानी वीकनेस की वजह से। और किसी भी अकाउंट में आज अगर आप कोई भी यूजर विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आज की डेट में यूज करता है, सो दैट इज हाईली रिस्की, बिकॉज विंडोज 7 को अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी बैन कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट भी अब उसकी सर्विसेज को अपग्रेड नहीं करता, तो विंडोज 7 आपको नहीं चलाना चाहिए अगर आप इंटरनेट यूजर्स हैं। सो विंडोज 7 अभी पूरी तरीके से बंद है। तो अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स हैं, सो विंडोज 10 के लेटेस्ट वर्जन के साथ काम कर सकते हैं। इट इज हाईली सेफ, और उसके अंदर प्रॉपरली सिक्योरिटी सर्विसेज भी हैं। तो उसकी सर्विसेज भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ कुछ एक चीजें जो कि आप अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो लिख सकता है बिल्कुल, ठीक है, रिलेटेड टू द टॉपिक। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। सम काइंड ऑफ एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल्स के अंदर हो सकते हैं, लाइक ये जो हमने लिखे हैं, कुछ एक चीज़ें रिसेंटली गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है। और उन सारे ऐप्स का ही कोई इशू नहीं है। हमारे मोबाइल के पास जितने भी ऐप्स होते हैं, वो ऐप कहीं ना कहीं से आपके मोबाइल से डाटा लेके जरूर जाते हैं। तो हर एक पर्टिकुलर अकाउंट पे, हर एक पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, नॉट ओनली मोबाइल, आप कंप्यूटर के ऊपर भी अगर यूज करते हैं इंटरनेट सर्विसेज के लिए, तो वो डाटा जमा जरूर करते हैं। आपको उन सारे ऐप्स के रिस्पेक्टिव जो परमिशंस हैं वो प्रॉपरली सेट करना जरूरी है। अगर आप कोई भी छोटा सा एक एप्लीकेशन यूज करते हैं, चाहे फोटो एडिटिंग ऐप हो या डॉक्यूमेंट स्कैनर जैसा कोई ऐप हो, रिसेंटली कैम स्कैनर अभी टोटली बैन है, तो आप एडोब स्कैनर या गूगल स्कैनर के साथ जाते हो, तो इनके जो परमिशंस हैं वो परमिशंस आपको प्रॉपरली कस्टमाइज करने चाहिए, बिकॉज इनके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा परमिशंस भी होते हैं। तो आप चाहे वेदर एप्लीकेशन क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी एक ऐप यूज करते हो, उन सारे ऐप्स के जो परमिशंस हैं वो केवल उतने परमिशंस आपको देने चाहिए जितने उनको यूज करने हैं। इवन ये परमिशंस केवल तब दीजिए जब आप वो ऐप को यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें जो अगर आप रिलेटेड एप्स को यूज करते हैं, बिकॉज हर एक ऐप आपके डिवाइस से डाटा को लेके जाता है, तो कितना भी डाटा आप जमा करते हैं, चाहे वो कॉलिंग का डाटा हो, चाहे वो फोटो का डाटा हो, चाहे वो किसी भी टेक्स्ट का डाटा हो, कैसे भी फॉर्मेट का डाटा हो। इंडियन अकाउंट कंप्रोमाइज क्यों होते हैं उसके पीछे कुछ एक रीजंस जो मैं आप, इंडियन अकाउंट हैकिंग या इंडियन अकाउंट कंप्रोमाइज होना क्यों इजी बनता है, उसके पीछे के कुछ एक रीजंस, जैसे बहुत सारे सिमिलर ऐप्स को डाउनलोड करना, देन उसको बाद में अपग्रेड ना करना, उसको यूज ना करना, ये कुछ चीजें बनती हैं। आप फ्री ऐप्स हम यूज करते हैं केवल, हमारे पास पेड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं,
जो सर्विस आपको पेड ऑप्शंस प्रोवाइड करती है डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज आपको मिलते हैं। तो हम फ्री एप्स की तरफ जाते हैं, हमारे पास पेड ऑप्शंस हैं तो पेड ऑप्शंस भी यूज करने चाहिए। नेटफ्लिक्स या अमेजोन की जो हम लोग लिंक वगैरह शेयर करते हैं दैट इज हाईली रिस्की। कभी भी गलती से आपको ये लिंक नहीं यूज करने चाहिए, जिससे आपको फ्री अकाउंट मिल जाते हैं, लाइक अमेजोन का या नेटफ्लिक्स का कहीं से कोई अकाउंट मिल गया, बिकॉज वो अथॉरिटी से कंट्रोल नहीं होता है ना, वो किसी भी थर्ड पार्टी कम्युनिटी से कंट्रोल हो रहा होता है, देन वो एक्सेस करते हैं आपके डिवाइस को। तो ये सब चीज़ें पूरी तरीके से हैकिंग को ही क्रिएट करते हैं। आपके डिवाइस पे अगर कोई कैशबैक ऑफर्स आते हैं तो आप कैशबैक ऑफर्स की तरफ जाते हो और फिर उनको यूज़ करते हो। सो फर्स्ट आपको चेक करना चाहिए कि आपके पास जो भी कैशबैक ऑफर्स हैं वो कैशबैक ऑफर्स वैलिड अथॉरिटी से आ रहे हैं, या आपके पास जो भी कैशबैक ऑफर्स हैं वो किसी फर्जी जगह से आ रहे हैं, फेक जगह से आ रहे हैं, है ना। तो उनकी फीडबैक प्रॉपरली आपको चेक करनी चाहिए। सेंसिटिव डाटा अगर स्प्रेड हो रहा है, लाइक अगर हमारे पास बहुत सारा सेंसिटिव डाटा है और कोई भी एक सेंसिटिव डाटा आप चेक नहीं कर पाओगे ना, लेकिन अगर कोई ऐसी न्यूज़ है या कोई एक फाइल है जो आप स्प्रेड कर रहे हो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी, तो वहाँ पर एक बैकडोर एक्टिविटी हो सकती है। सो उस बैकडोर एक्टिविटी से आपको बचने की ज़रूरत है कि गलती से भी आप उस पर्टिकुलर फाइल को सेंड कर रहे हो तो उसको पहले वेरीफाई कीजिए कि ये जो फाइल है ये प्रॉपरली जो है ट्रस्टेड फाइल है। थर्ड पार्टी ऐप्स अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के अलावा कहीं से भी कोई ऐप अपने डिवाइस पे रखते हो तो दैट इज हाईली रिस्की। कभी भी आपके डिवाइस पे प्ले स्टोर के अलावा ऐप स्टोर के अलावा कोई भी ऐप अगर आता है, क्योंकि जो ऐप प्ले स्टोर के पास अवेलेबल नहीं है दैट मीन्स कि गूगल उसको चलाने की परमिशन नहीं देता है ना, आपका डिवाइस उसको चलाने की राइट्स नहीं देता है। तो इसीलिए आपको वो ऐप यूज नहीं करने चाहिए। तो आप बाहर से किसी वेबसाइट से, किसी फ्रेंड से अगर कोई लिंक के थ्रू लेते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड आपके डेबिट कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं उनको कभी गलती से भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर, ऐप के ऊपर यूज ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो डिटेल्स को परमानेंटली सेव कर दिया जाता है और सेव करने के बाद वो डिटेल्स बाद में कहीं इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो जैसे एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी कुछ टाइम पहले कि बहुत सारे जो ऐप थे वो बैन हो गए थे, देन उसके क्रैक वर्जन मार्केट में आ गए, कहीं से बाहर से आ गए, देन हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर लिया, कहीं से भी एपीके लिंक आ गया। दैट इज हाईली रिस्की। मतलब आपको वो लिंक अगर मिल रही है तो पहले तो वो प्रॉपर हमारे जोन के सर्वर को क्रैश ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंडिया के सेंसर्स ने उसको पूरी तरीके से बंद कर रखा है। तो अगर वो आप यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली वो किसी जो भी आपके डिवाइसेस हैं, जो भी आपके अकाउंट्स हैं, वो आपको पूरी तरीके से कंप्रोमाइज करवा देगी, है ना, क्योंकि वो अथॉरिटी नहीं है। तो ये मतलब रिसेंटली भोपाल की एक न्यूज़ थी कि किसी ने किसी को जो है लिंक भेजा, मतलब कनाडा में कोई यूज़र था, उसका फ्रेंड था, तो वहाँ से लिंक आया, देन जैसे ही उसने वो यूज़ किया तो उसके अकाउंट कंप्रोमाइज हो गए, है ना, और डिवाइस जो है हैंग होने लगा। तो ऐसे कुछ इश्यूज बनते हैं, तो ये आपको जरूर चेक करना है। एंड्रॉयड या गूगल की हम बात करते हैं, सो गूगल इन्वेस्टिगेट करता है हर एक चीज़ को। गूगल आपके जो भी टास्क सर्विसेज हैं, आपकी डिवाइस लोकेशंस हैं, उसको प्रॉपरली विजिट करता है। एक बहुत बड़ा एक हमारे माइंड में ये सेट रहता है कि अगर हम गूगल की हिस्ट्री ऑफ कर देते हैं तो हमारा लोकेशन शेयर नहीं होता है, बट ऐसा सिर्फ हमारे लिए है। मतलब हम चेक नहीं कर सकते बट गूगल प्रॉपरली चेक कर सकता है। ये न्यूज़ भी आया अभी कुछ दिन पहले कि अगर गूगल को आपकी लोकेशन चेक करनी है तो गूगल जरूर चेक कर सकता है, तो उसके पास पूरा डाटा रखा हुआ है। तो एक प्रॉपरली स्पाई प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है ना। आपकी लोकेशन हिस्ट्री आप अगर देखो तो जैसे मैंने यहाँ पर अपना एक जीमेल खोल रखा है, देन मैं यहाँ से मैप दिखाता हूँ आपको, यो टाइमलाइन। तो टाइमलाइन के ऊपर आप किसी भी एक डेट को ले लीजिए और उसकी लोकेशन आप जरूर चेक कर लीजिए, तो आपको पूरा डाटा मिलेगा, बिकॉज गूगल ने आपके जितने भी लोकेशंस हैं उन सारे लोकेशंस को प्रॉपरली सेव कर रखा है। तो आप यहाँ से रिसेंटली स्टेटस अपना देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ईयर लिया 2020, फिर मैंने यहाँ से जनवरी का महीना ले लिया और यहाँ से कोई भी डेट ले ली, ठीक है, इस 13 जनवरी।
तो इसके बाद ये 13 जनवरी 2020 का जो भी मेरा लोकेशन हिस्ट्री है, तो ये मेरे को पूरा बता रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको कि 13 जनवरी को मैं कहाँ कितने बजे गया, देन मैंने बाइक यूज़ किया, कितना टाइम लगा मुझे, देन उसके बाद हमने अपना ऑफिस विजिट किया, देन उसके बाद फिर मैं वहाँ से घर से निकला। तो आप ऐसे किसी भी डेट की जो है ना पूरी लोकेशन चेक कर सकते हो। पे ऑनलाइन पेमेंट, देन ऑल ओवर डाटा रिलेटेड टू बैंक अकाउंट्स ट्रांजेक्शन, क्या चीज़। सो ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स का है ना। तो आप बैंक अकाउंट के साथ भी चेक कर सकते हो। नाउ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पूरे मतलब अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बॉस नाम दिया गया है, यहाँ भारत सरकार ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को गवर्नमेंट ने 2013 में 2013 के बाद से कुछ एक प्रॉब्लम्स फेस किए जिसका उन्होंने सॉल्यूशंस निकाले। बिकॉज यूजिंग जीमेल, अगर हम वॉइस इज नॉट प्रॉपर, ओके लेट मी चेक। सही, यहाँ से तो प्रॉपर आ रहा है। जस्ट स्पेसिंग, तो अभी अभी वॉइस क्लियर है? वॉइस आ रही है क्लियरली? ओके, थैंक यू। सो बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि दुनिया का सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, इसीलिए तो भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ने 2013 में कुछ एक इंसिडेंट देखे जो कि इंडिया के बाहर कुछ एक कम्युनिकेशंस के। तो आज आप देखते हो कि जो इंडियन कम्युनिकेशंस हैं यूजिंग ईमेल, तो ऐसे आपको देखने को मिलते हैं info@nic.co.in लाइक दैट, है ना, या info@gov.in ऐसे। तो जीमेल के थ्रू कम्युनिकेशंस नहीं होते, है ना। मतलब 90% गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जीमेल के थ्रू कम्युनिकेशंस नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि 2013 में कुछ एक इंसिडेंट ऐसे हुए जो इंडियन आर्मी के कुछ एक मैसेज यूएस अमेरिका के सर्वर पे पहुंचे और उनको इसकी जानकारी लगी। तो उसके बाद से ये सब चीजें बंद कर दी गई। फिर ये डिसाइड किया गया कि हम विंडोज भी यूज कर रहे हैं, तो विंडोज भी डेफिनेटली एक्सेस ले रहा है। और उस टाइम पे हम लोग विंडोज 7 ज्यादा यूज करते थे जहाँ पे वल्नरेबिलिटीज भी थे ज्यादा। तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने अपना एक लाइनेक्स बनाया, बॉस लाइनेक्स। तो आज कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है और दैट इज हाईली सेफ। आप गूगल करके इसको बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। दैट इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। और भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन आप अपने पीसी पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने यूज किया और हम लोग भी बना सकते हैं, हम लोग भी यूज कर सकते हैं। बट हमारे पास मेल सर्विसेज, हम इंडिविजुअल अपनी बात करें तो जीमेल हमारे लिए ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस प्राइवेट कम्युनिकेशंस होते हैं। सो इसीलिए उनके पास में उनके खुद के मेल सर्विसेज अवेलेबल है। So this is all about the boss. दे ऑल आर द यूजिंग लाइनेक्स बिकॉज जैसे मैंने बताया कि काफी सेफ है। तो इंडियन आर्मी की बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट, कोर्ट की बात करें, है ना, तो ये सब चीजें आज की डेट में आप देखो सारे लोग प्रॉपरली यूज करते हैं। हैकिंग का कुछ तो ये क्या ना, बहुत सारे अलग अलग ड्यूरेशन के मॉड्यूल्स हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अभी केवल हम बेसिक सिक्योरिटी समझ रहे हैं। देन जो कंटेंट, कोर्स कंटेंट की बात है वो हम डिस्कस करते हैं आफ्टर द सेशन, है ना। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स वो हम डिस्कस करेंगे भी आपसे। पायरेसी देखा जाए अगर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो किसी भी तरीके की कोई पायरेसी नहीं है ना। ओपन सोर्स है, फुल्ली ओपन सोर्स है और कहीं से भी आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, कोई पायरेसी नहीं है। रिलायबिलिटी है, आप इस पर इजिली ट्रस्ट कर सकते हो, अपना डाटा यूज कर सकते हो। नो कॉस्ट, आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं करना है इसके ऊपर।
ओनर जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैं वो आपको इंटरनेट से गूगल से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसके खुद के लाइब्रेरीज हैं। तो आप डायरेक्ट उसके कुछ फॉर्मेलिटीज हैं उनके साथ में जाके वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे विंडोज में आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाके रिलेटेड चीजों को डाउनलोड करना होता है, तो इसके टूल सर्विसेज की लाइब्रेरीज भी बनी हुई है एंड कम्युनिटी सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो अगर आप कुछ कम्युनिटी सपोर्ट यूज करते हो जैसे रेड हैट है या डेबियन सर्विसेज है, तो वहां से भी हेल्प आपको मिलती है। एक बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी हैं। नाउ कुछ कॉमन पासवर्ड्स की हम बात करते हैं। आज की डेट में हमारे पास ऐसे बहुत से पासवर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं, बहुत कॉमन कॉमन पासवर्ड्स हैं। तो ये पासवर्ड हमें यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए हमारे पास। और कैसे आप ये समझ सकते हो कि हमारे पास जो पासवर्ड्स हैं लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे पासवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। या ठीक है, या फॉरवर्ड या ABCD ऐसे ये पासवर्ड नहीं होना चाहिए आपके पास। एग्जैक्टली जितना आप ज्यादा कवर करते हैं उतना ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर हम एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाते हैं तो वो पासवर्ड कैपिटल लेटर्स के साथ में, स्मॉल लेटर्स के साथ में, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर के साथ में होना जरूरी है। तो अगर मैं एक ऐसे पासवर्ड लिखता हूँ @इंडिया को मैंने ए से @ बना दिया, देन प्लस कर दिया मैंने 789 कर दिया, ठीक है। ऐसे मैंने एक पासवर्ड लिखा। अभी ये पासवर्ड जो है ना, मान लो ABC ऐसे कर दिया, तो अब ये पासवर्ड को मैं चेक कर लेता हूँ। तो हमारे पास ऑनलाइन एक टूल सर्विस है जिसका नाम है हाउ सिक्योर इज माय पासवर्ड। मार्केट में नहीं, इंटरनेट पे डाउनलोड है, आप इंटरनेट पे गूगल करो यहीं मिल जाएगा, ठीक है। एक आप एक साल का करना हो तो बिल्कुल 1 साल का कर लो ना सब। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस पे। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाला 1 2 3 4। ये देखो ये बोल रहे हैं कि ऐसे पासवर्ड अगर आप यूज करोगे तो ये इंस्टेंटली आपके क्रैक हो जाएंगे, ठीक है। 1 सेकंड भी नहीं लगा, है ना। आप ये पासवर्ड यूज करो, ऐसे पासवर्ड अगर आप डालोगे तो ये देखो इंस्टेंटली क्रैक हो जाएंगे। अब जैसे ये पासवर्ड मैं डालूंगा, ठीक है, इसको हमने यूज किया तो ये देखो 34,000 ईयर्स लगेंगे इसमें। आप ये पासवर्ड को और कम कर दीजिए, जैसे मैंने ये 400 ईयर्स पे आ गया, ये 5 ईयर्स पे आ गया, ये 3 वीक पे आ गया, है ना। तो जितने कम लेटर्स होंगे उतना वीक होगा, जितने ज्यादा लेटर्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा। एंड लेटर्स में भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर और कैपिटल स्मॉल लेटर्स ये सब कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो आपका पासवर्ड ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्टेड हो जाता है। ओके, देन आप ये क्रिएट करके देख सकते हैं कि मेरा कौन सा पासवर्ड ज्यादा प्रोटेक्टेड है। तो पासवर्ड में आप पॉलिसीज भी बनाइए। जैसे आप यूज कर सकते हैं कि मेरे जो पासवर्ड है मैं 15 दिन में चेंज करूंगा, ठीक है। मेरे पिछले जो 3 पासवर्ड है मैं यूज नहीं करूंगा, पिछले 3 पासवर्ड, है ना। और मेरे पासवर्ड एटलीस्ट 10 से 15 कैरेक्टर तक होंगे। ऐसे आप अपने पॉलिसी भी बना सकते हैं। इन पॉलिसीज के साथ आप काम करोगे तो आपके पासवर्ड प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट रहेंगे। पेमेंट सर्विसेज में अगर हम इन सब चीजों को यूज करते हैं पेमेंट एप्स में, जैसे पेटीएम है या गूगल पे, भीम वगैरह, तो आपके पास एक रिक्वेस्ट मनी ऑप्शन है। कई लोगों को ये नहीं पता था और इस ऑप्शन की मदद से बहुत से लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। क्योंकि रिक्वेस्ट मनी ऑप्शन से क्या होता है आप लोगों को पता हो शायद कि अगर पैसे चाहिए किसी को, है ना, एक तो होता है सेंड करना किसी को पैसे, एक होता है किसी से पैसे मांगना। तो इस मनी से, इस ऑप्शन से हम लोग किसी से पैसे मांग भी सकते हैं। हमें किसी से पैसे चाहिए तो हमने उससे पैसे ले लिए, ठीक है। तो हमने ये रिक्वेस्ट कर दी, एक रिक्वेस्ट लिंक बना दी, देन आपको शेयर कर दिया। तो मे बी ऐप के ऊपर या मतलब टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर ऐसे हम लिंक शेयर कर सकते हैं। और जिन लोगों को पता नहीं है वो इन चीजों को क्लिक करके बड़े आसानी से लोगों के अकाउंट से पैसे भी निकाल लेते हैं। तो ये ऑप्शन आपको समझने की जरूरत है। कार्ड डिटेल्स को कभी भी वेबसाइट या ऐप पे नहीं डालना चाहिए, ओके। एंड अनवांटेड लिंक्स को आपको कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। कहीं से भी लिंक आते हैं, मेल्स आते हैं, तो मेल के थ्रू कभी भी लिंक्स पे आपको नहीं जाना चाहिए। तो ये सब चीजें कुछ एक पेमेंट सर्विसेज में, अगर पेमेंट या बैंक का कोई मेल आया, बैंक का कोई मैसेज लिंक है, तो ये सब नहीं करना, क्योंकि बैंक कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता। बैंक कभी भी ये नहीं कहता कि हम आपको लिंक दे रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, इस पे आपको कुछ रजिस्टर्ड करना है, ये सब चीजें बैंक नहीं कर सकता।
सो पेमेंट ऐप सर्विसेज की ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जो आपको समझनी है। एप्स पे नहीं डाला है। हाँ तो एप्स पे तो आता ही नहीं है ना, पेमेंट आपको नहीं करना है। एप्स पे रिक्वेस्ट मनी बोला मैंने, है ना, रिक्वेस्ट मनी ऑप्शंस, तो आपको पता नहीं है शायद, है ना, चेक कर लेना। डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको कुछ समझने की जरूरत है। जैसे कई लोगों को नहीं पता कि विदाउट ओटीपी ट्रांजेक्शन हो जाता है। ठीक है, कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास कार्ड डिटेल्स पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ओटीपी मेरे मोबाइल पे आएगा, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ओटीपी विदाउट ओटीपी के साथ ट्रांजेक्शन भी हो जाते हैं। दूसरा, ओटीपी को बाईपास भी किया जा सकता है, और ओटीपी केवल इंडियन ट्रांजेक्शन पे होता है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो उस पर कभी ओटीपी नहीं आता है। या तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आप कार्ड से रिलेटेड सारी डिटेल्स को प्रॉपरली अपग्रेड करें, कस्टमाइज करें, ताकि इंटरनेशनल जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजों पे भी ओटीपी डिलीवर करें। तो इतना कोई नहीं जानता, जिन लोगों को पता है वो जरूर करके रख सकते हैं, है ना। बिल्कुल ओटीपी किसी और के पास जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा, समझे। और ओटीपी जाएगा भी नहीं तो भी हैक हो जाएगा। अभी बताता हूँ कैसे होता है। तो ये एक स्टोरी है। बिल्कुल होता है, हर चीज में होता है। क्यूआर कोड रिलेटेड चीजों में भी रिस्क है। अब देखो ये इंसिडेंट है मेरे पास। तो एक ऑनलाइन गेम चलता था, तीन पत्ती। अभी नहीं पता मेरे को चलता कि नहीं चलता। कार्टून सॉल्यूशंस करके कंपनी है, कई सारी चीजों में डील करती है, जिसमें एक इनका काम ये भी था। बट मेन काम इनका ही नहीं था ये, बिकॉज ये सिंगापुर की कंपनी से पार्टनरशिप में थे, देन इंडिया में सर्विसेज डिलीवर कर रहे थे। ये बैंगलोर की कंपनी है, और इनके बहुत सारे कस्टमर्स थे इंडिया में भी, जिसमें आपको ऑनलाइन कुछ मनी परचेज करके चिप्स लेने पड़ते थे, देन आपको वहाँ पे गैम्बलिंग करनी होती थी। सेम ऐसे आपने अपने पैन कार्ड को और अपने कार्ड की डिटेल्स को इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे और ऐप पे आपने डाल रखा था। वो सारे कार्ड जितने भी कार्ड थे, उनमें से बहुत सारे लोगों के कार्ड कंप्रोमाइज हुए, बिकॉज उनका ट्रांसेक्शन उन कार्ड की डिटेल का यूज करके ट्रांसेक्शन सिंगापुर से किया गया। सिंगापुर की कंपनी से वहां से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बनाया गया, और बहुत सारे लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले गए। तो ये एक रियल एग्जाम्पल है, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। मतलब ये इंसिडेंट है जो मेरे कुछ जानने वालों के साथ में हुआ, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और इससे रिलेटेड कई सारे इंसिडेंट हैं जो अलग अलग चीजों में देखने को मिलते हैं। तो ये चीज जो खास तौर से जिसमें आपके कार्ड को मांगा जाए, आपके डेबिट कार्ड को मांगा जाए, आपके क्रेडिट कार्ड को मांगा जाए, आपके पैन कार्ड को मांगा जाए, बहुत ही रिस्की है ये सब। ये सब आपको कहीं पे भी ऐसे कहीं पे भी नहीं डालना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर इंसिडेंट। कुछ एक डाटा थेफ्ट स्टोरीज आपने आज की डेट में देखे, बहुत सारे डाटा थेफ्ट स्टोरीज हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का 500 जीबी का जो रिपोजिटरी है, क्लाउड डाटा है, वो चोरी हुआ। जूम कार जो एक सेल्फ ड्राइविंग सर्विस है, जिसमें 3.5 बिलियन जूम कार कस्टमर्स के आईडी, पासवर्ड, मेल आईडी, बहुत सारी चीजें जो है शेयर की गई, है ना। उनका जोमेटो के 17 मिलियन अकाउंट डाटा जो है डार्क वेब के ऊपर सेल किए गए। और अभी 2 महीने पहले की बात है, ट्रू कॉलर ने लगभग 5 करोड़ कस्टमर्स का डाटा जो है ना, वो वहाँ पे चोरी हुआ, जिसमें फोन नंबर ने ये कुछ डाटा के स्टोरीज है। और भी स्टोरीज है रिसेंटली, अभी आप आज की डेट में अगर देखो तो अभी रिसेंटली पेटीएम मॉल का भी स्कैम सामने आया, शायद आप लोगों ने देखा हो। पेटीएम मॉल, पेटीएम मॉल, पेटीएम मॉल का भी डाटा जो है ना, ये देखो। देन बाद में जब कंप्रोमाइज हुआ, देन उसके बाद फिर सिक्योरिटी प्रोसेस होने लगी कि यूजर डाटा पेटीएम मॉल ने कहा हमारा डाटा सुरक्षित है, सिक्योरिटी में कोई छूट नहीं थी। तो पहले हाईजैक हो गया, देन उसके बाद फिर ये अपनी सफाई देने लगी। ये अलग अलग तरीके से डाटा थेफ्ट स्टोरीज आप आज के डेट में देखते हो, बिकॉज ऑफ द लूपहोल्स, वल्नरेबिलिटीज, ये सब चीजें। एंड्रॉइड परमिशंस सबसे मेन चीज है। अगर आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल में जितने भी ऐप आप यूज करते हो, सबसे पहले आपको रिलेटेड परमिशंस को जरूर चाहिए। अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा परमिशंस दे रखे हैं, तो आपका अकाउंट, आपकी डाटा इंफॉर्मेशन 100% चोरी होने वाली है। जैसे
जैसे मान लीजिए अपने अमेजोन अमेजोन का ऐप आपके पास है और अमेजोन ऐप को आपके माइक्रोफोन की परमिशन है, माइक्रोफोन एक्सेस कर रहा है, मतलब आप जितनी भी बात करते हो वो ये सुनता है अमेजोन। ठीक है, तो ये सब परमिशन है, मतलब अमेजोन को माइक्रोफोन की परमिशन दे दिया तो अब क्या होगा, अब आप फोन पे बात कर रहे हो किसी से, आपने फोन पे बात की और आपने फोन पे बात की कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे प्यूमा के जूते खरीदने हैं, है ना, प्यूमा कंपनी के शूज खरीदने हैं, या ये वाला खरीदना है, या ये बेचना है, मेरे को ऑयल परचेज करना है, ये सामान लेना है। तो अमेजोन ने ये सारी बातें सुन ली है, अमेजोन ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है आपकी। अब क्या होगा, अब आपको अमेजोन ऐप पे जो चीज आपने डिस्कस की थी, तो आपको तुरंत 1 सेकंड में एक जूते का ऐड आ जाएगा और वो कहेगा कि हाँ आपको शायद ये चाहिए था, तो आपको लगेगा हाँ ये तो मुझे चाहिए था, ये आ गया, अच्छी बात है, इसको मैं यूज कर लेता हूँ। तो ऐसा होता है लोगों के साथ। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने एक लिमिट से ज्यादा एक्सेस दे रखा है एप्स को, समझे ना। सेम एज आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप में कैमरा है, ठीक है, कैमरा आपने इसको एक्सेस दे रखा है, अब व्हाट्सएप से ही कैमरा खोलो और फिर शेयर करो फोटोज को, ठीक है। देन अगर आपने कैमरा खोला और कैमरे से फिर शेयर किया, तो दोनों में डिफरेंस है। जैसे अगर आपने व्हाट्सएप पे कैमरा खोला, तो जैसे कैमरा आपने खोला तो व्हाट्सएप के पास कैमरे के राइट्स पहुंच गए, अब जितने भी कैमरे से जितनी भी चीजें होंगी वो सब व्हाट्सएप के पास जाएंगी ऑटोमेटिक। तो ये होते हैं परमिशंस, है ना, कॉपीराइट परमिशन मांगते हैं तो क्यों, बिल्कुल भी नहीं, जितनी परमिशन उसको चाहिए। अब बताओ ना मेरे को, अमेजोन को माइक्रोफोन का परमिशन देना चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। सो प्लीज नाम एडिट कर लीजिए, आपका नाम नहीं आ रहा है, नाम नहीं आ रहा आपका, नाम एडिट कर लीजिए। तो ये आपको गलती से भी एक्सेस नहीं देना है, चाहे कैमरा, मान लो स्टोरेज है। अब सपोज कर लीजिए आप लोगों में से कितने लोग हैं, मान लो न्यूज का एक ऐप आप यूज करते हो, न्यूज ऐप जिसमें आपको न्यूज मिलती है, ठीक है, न्यूज ऐप। तो न्यूज ऐप में आपने क्या क्या कर रखा है, स्टोरेज का एक्सेस दे रखा है, स्टोरेज का। अब न्यूज ऐप वाले जितने भी वो न्यूज दे रहा था उसको पूरा स्टोरेज मिल चुका है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि विदाउट एप्लीकेशन परमिशन से काम ही नहीं करेगा, इसको जो चाहिए वो दो ना। आपको गलत परमिशन के साथ में काम करोगे तो 100% डाटा जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है कि बिना परमिशन के काम ही नहीं करेगा, उसको जो चाहिए वो दो आप, 100% काम करेगा, ऐसा थोड़ी ना है। तो न्यूज ऐप को स्टोरेज की परमिशन की क्या जरूरत है, स्टोरेज क्यों देना है इसको, बिल्कुल भी नहीं देना है इसको। आप कॉल लॉग क्यों चाहिए, आप देख लेना, कॉल लॉग्स, ठीक है, या आपके फोन कॉल्स, ये आप परमिशन देखोगे आपको दिखाई देगा कि ये आपको इसकी क्या जरूरत है ना। बिल्कुल होते हैं, आपको प्रॉपरली चेक करने पड़ेंगे। कुछ एक सर्विसेज जो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं उनको डिसेबल करना पड़ता है, आपको डिसेबल करना पड़ेगा। कुछ एक सर्विसेज जो आप यूज कर रहे हो और जिनमें परमिशन चेंज करना है उनको आप चेंज भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ कंपनीज के इश्यूज हैं, लाइक एमआई कंपनी जो है ना, बहुत ही बुरी तरीके से डाटा को कैप्चर करती है हर जगह पे, तो वहाँ पे इश्यूज बनते हैं, है ना। वीवो कंपनी में बनते हैं, सैमसंग के ऊपर कम बनते हैं। तो एंड्रॉइड परमिशन सबसे मेन चीज है। आप गूगल लेंस अगर आप देखो, ये एक नंबर का डाटा चोर करता है हर तरीके से। आप गूगल लेंस अगर आप यूज करते हो, गूगल लेंस डाटा जमा कर रहा है, ठीक है, एंड्रॉइड है, फोटोज हैं। आप देख लेना अपने मोबाइल के ऊपर, आपको फोटोज करके एक सेक्शन है, अगर आपने परमिशन दे रखी है तो आप देखना है यहाँ पे गूगल फोटोज, ये, तो इसके ऊपर आपको वो फोटोज जो डिलीट हो चुके हैं ये आइकन आपको दिखेगा गूगल फोटोज का मोबाइल में, है ना, ये वाला। आप इसको अगर एक्सेस करोगे ना, इसको यूज करोगे तो इसके अंदर आपको वो फोटोज भी मिलेंगे जो आपके मोबाइल से डिलीट भी हो चुके हैं, समझे। जो फोटो आपके मोबाइल से डिलीट हो चुके हैं वो भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, ये आइकन आपके मोबाइल में है, आप देख लेना, समझे। क्यों, क्योंकि ये फोटो जमा कर रहा है, इसको वो चाहिए जो फोटोज इसके काम के हैं, और जो चीज उसको अच्छी लगती है वो अपने पास रखता है। तो आपके मान लो पुराने मोबाइल के अंदर फोटोज थे और वो फोटोज आपके पास नहीं है, तो यहाँ मिल जाएंगे। तो ये सब जो है ना, आप रिलेटेड चीजों को अपने पास स्टोर करके रखते हैं। आप कुछ एक चीजें जो आप जरूर चेक करिए, मोबाइल रिएक्शंस को चेक करिए।
आपके मोबाइल का डाटा यूज ऑटोमेटिकली इंक्रीज अगर हो जाता है तो आपको जरूर ये चेक करना चाहिए। ये एक तरीके से मतलब डाटा थेफ्ट का काम हो सकता है या यूटिलाइजेशन होता है। हीटिंग, अगर आपका मोबाइल बहुत ज्यादा हीट हो रहा है तो उसके पीछे भी यूज है। बैटरी का यूज होना, हैंग होना, है ना, ये सब क्या ना, माइनिंग, ऑनलाइन माइनिंग होती है। आपका मतलब आपका मोबाइल यूज कर रहा है कोई दूसरा पर्सन, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे माइनिंग करते हैं इंटरनेट के ऊपर हम लोग, तो उसमें क्या करते हैं कि अपनी डिवाइस के ऊपर कम है, ज्यादा स्टोरेज कम है, मतलब प्रोसेसिंग स्पीड कम है, रैम कम है, तो आपके डिवाइस से एक्सेस ले लेते हैं और उसके थ्रू माइनिंग चालू कर देते हैं। तो अगर ये सब वल्नरेबिलिटीज हैं आपके डिवाइस पे तो ये सब पॉसिबल है। तो ये सब आपको देखना चाहिए, हैंगिंग इश्यूज। और हैंगिंग इश्यूज का ये है कि मान लो कुछ एक ऐप की वजह से या आपके डिवाइस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन एक कॉज ये भी है कि मोबाइल हैंग होना या किसी भी तरीके से। प्रिवेंशंस, आपको एक्स्ट्रा परमिशंस नहीं देने, जो अभी मैंने बताया आपको गलती से भी। आपको डाउनलोड करने के पहले कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो तो उसके रिव्यूज जरूर पढ़िए। इवन हो सके तो उसके डेवलपर को भी चेक कीजिए कि कौन सी कंपनी ने ये बनाया है, कौन सी कंपनी चल रही है। नहीं तो हमारे यहाँ लोग इतना देखते ही नहीं है, कहीं भी ऐप मिला तुरंत डाउनलोड कर लिया। तो ये सब देखना चाहिए, ये सब आपको चेक करना चाहिए। कभी भी जो ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हो उसके जो प्ले स्टोर सर्विसेज है केवल वहीं से करिए, प्ले स्टोर के बाहर से मत कीजिए। क्योंकि जो चीज प्ले स्टोर पे है ही नहीं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसके अंदर। आप पब्लिक वाईफाई को कभी भी गलती से कनेक्ट ना करें। आज की डेट में तो कम है, लेकिन फिर भी पब्लिक वाईफाई जो है वो आपको वल्नरेबिलिटीज दे सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको कनेक्ट कर लीजिए किसी भी तरीके से, वो खुद चाहते हैं। तो पब्लिक वाईफाई अगर आप देख कनेक्ट करते हो ना तो प्रॉपरली चेक कीजिए कि ये प्रॉपर लीगल कनेक्शन वाला है या नहीं है। एंड टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको जरूर ऑन रखना चाहिए। सो आई थिंक ये पता हो आपको, टू स्टेप वेरिफिकेशन एंड थ्री स्टेप वेरिफिकेशन एज वेल, बिकॉज आप यूजर नेम पासवर्ड्स के साथ में जाते हो, ओटीपी के साथ में जाते हो, देन क्वेश्चन आंसर भी आते हैं कुछ एक सेक्शन पे, है ना। हाँ तो गूगल का ही तो है, क्यों नहीं होगा अवेलेबल। तो वो डाटा जमा कर रहा है ना आपका। तो आपने कोई फोटो क्लिक किया और वो फोटो कौन सा फोटो है, वो कोई फर्जी फोटो है, गलत फोटो है ना, आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो फोटो जमा कर लेगा अपने पास, ये कह रहा हूँ मैं, समझे ना ऐसा। साइबर सिक्योरिटी मार्केट आज की डेट में आप देखो तो हर एक सेक्टर पे बना हुआ है, चाहे एंटीवायरस फायरवॉल सेक्टर हो, इंक्रिप्शन हो, क्लाउड सिक्योरिटी मार्केट हो, बायोमेट्रिक डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ हो, ठीक है, या ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस की हम बात कर लें आज की डेट में, वेबसाइट प्रोटेक्शन, हर जगह आपको साइबर सिक्योरिटी मार्केट देखने को मिलेगा। हर जगह नीड है लोग की, है ना। और जो बैकअप हम लोग लगा लेते हैं वो भी हाँ, आप जो बैकअप ले रहे हो वो अपने डिवाइस के अलावा ले रहे हो, लेकिन वो तो अपने पास रख के नहीं रखेगा, उसको चाहिए तुम डिलीट करो वो अलग बात है, लेकिन वो जो चीज उसको रखना है ना वो अपने पास हमेशा रखता है, जो उसको रखना है। जो भी चीज आपने जो गलत काम कर रखे है ना डिवाइस पे, वो सब कर सकता है ये। ऑफेंसिव सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट होता है, बहुत आगे की चीज है, पहले आपको ये सब समझना पड़ेगा, है ना। ओएससीपी बहुत आगे की चीज है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि हैकिंग का जो मार्केट है वो लगभग 4 साल में 18.6 लाख करोड़ का होने वाला है। तो ये एक प्रॉपर न्यूज है, रिसेंटली अभी जुलाई अगस्त के महीने में ही पब्लिश हुई थी। बिकॉज जैसे जैसे साइबर सिक्योरिटी बन रही है, जैसे जैसे थेफ्ट बन रहे हैं, डाटा थेफ्ट स्टोरीज बन रहे हैं, डिवाइसेस कंप्रोमाइज हो रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसका जो मार्केट है वो बहुत लंबा स्पेस कैप्चर करता है। बिना बिना ऐप को परमिशन दिए ऐसा कुछ नहीं है यार, आप नहीं चेक कर पाते हो इसका मतलब, ऐसा कुछ नहीं है, आपको परमिशन देना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको जितनी परमिशन देना होता है ना वो ना आप गलत परमिशन देते हो, ये दिक्कत है बस। यूज विंडोज अगर आप यूज करते हैं तो आपको लाइसेंस वर्जन में यूज करना चाहिए। ठीक है, लाइसेंस वर्जन में आप इसको यूज कीजिए। पायरेटेड विंडो अगर आप यूज करते हो तो आपकी डिवाइस कंप्रोमाइज हो सकती है। तो विंडोज 10 का कोई भी वर्जन आप लें आज की डेट में, अगर 8 यूजर्स हैं तो लाइसेंस होना चाहिए, और 7 तो होना ही नहीं चाहिए। सो विंडोज 8 लाइसेंस, 10 लाइसेंस आपको ऑनलाइन अमेजोन पे या माइक्रोसॉफ्ट से आप इसको परचेज कर सकते हो।
देन इसकी सर्विसेज को अपग्रेड करना चाहिए, जिससे नई नई डेफिनेशंस, अपडेट फाइल्स आपको मिलती रहे और आप अपडेट सर्विसेज के साथ में काम कर सको। ये मेन चीज, ये सब चीजें देखो, या तो क्वेश्चन आंसर कर लें या फिर हम अभी समझा दें। वीपीएन है अपने आप में अलग चीज है, तो क्यों नहीं हो सकता, सब पॉसिबल है, किसी भी चीज से हो सकता है। वायरस डिफेंडर सिक्योरिटीज जो है वो आज की डेट में अपडेट होना जरूरी है लाइसेंस विंडो के साथ। लाइसेंस विंडो अगर आप यूज करते हो तो डिफेंडर सिक्योरिटी अपडेट करना बहुत जरूरी है, जिससे आपका डिवाइस 100% प्रोटेक्टेड है। और अगर आप पायरेटेड विंडो यूज करते हो तो आप एंटीवायरस यूज करिए 100%, वो भी लाइसेंस, 100% लाइसेंस। अगर आप डिफेंडर यूज कर रहे हो लाइसेंस विंडो के साथ तो एंटीवायरस लेने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि डिफेंडर ही आपको 100% प्रोटेक्शन देता है। फायरवॉल, फायरवॉल प्रोटेक्शन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस से रिलेटेड हो सकती है। कंट्रोल पैनल में आपको फायरवॉल मिलेगा, तो फिल्टरिंग का काम करता है ये। आप अगर देखें तो आपके डिवाइस में जो जितनी भी फिल्टरिंग आप करना चाहते हो, जैसे आप मान लो ये डिवाइस पे चाहते हो कि इसके ऊपर इंटरनेट ना चले, तो इसके ऊपर इंटरनेट नहीं चलेगा। आप कहते हो इसके ऊपर सोशल मीडिया ना चले, तो इसके ऊपर सोशल मीडिया नहीं चलेगा। ये सब पॉसिबल है। अब देखो इंडिया के जोन के ऊपर ऐप्स को बैन कर दिया गया है ना, इंडियन सेंसर पे, तो ऐप्स बैन हो गए। तो ये आधा जो प्रोटेक्शन है ना फिल्टर का यहीं लग गया है। इसके बाद आप अपने खुद के प्रोटेक्शन लेवल सेट कर सकते हो फायरवॉल के साथ में। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली चेक होती है। अब वैसे विंडोज के लिए कंट्रोल पैनल में फायरवॉल दिया है, तो इसको आप ऑन रखिएगा हमेशा। यहाँ पर आपको फायरवॉल दिया है, इसको आप यूज करिए। ये ठीक है, तो ये आपका ऑन होना चाहिए। यहाँ पे आप इसको ऑफ करते हो अगर, तो ये आपका पीसी रिस्क पे आ सकता है। ये कुछ चीज सिक्योरिटी की चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। वर्चुअलाइजेशन को यूज कर लीजिए, जिससे आप एक पीसी पे एक से ज्यादा मशीन को तैयार कर सकते हो। अगर आप एक से ज्यादा मशीन तैयार करते हो तो जितनी भी वल्नरेबल फाइल्स हैं पेन ड्राइव से या इंटरनेट से आ रहे हैं, वो आप वीएम के ऊपर यूज करिए, तो आपके जो डाटा है वो कंप्रोमाइज नहीं होंगे और वर्चुअल मशीन के ऊपर ही वो सारा काम होगा। तो आप ये यूज कर सकते हो। फिशिंग अटैक, आज की डेट में सबसे ज्यादा फिशिंग अटैक ही होता है मेल के थ्रू या लिंक के थ्रू। तो किसी भी अनवांटेड लिंक्स को आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। जैसे अक्सर मैं यूज करता हूँ बच्चों को बताने के लिए, मैंने ये बना रखा है अपना जीमेल का फिशिंग। तो ये जीमेल है, मान लो किसी को जीमेल मेरे को हैक करना है, तो ये मैं एक फ्री होस्टिंग साइट पे डाल देता हूँ और उसके साथ में ये अगर हमने ईमेल आईडी पासवर्ड डाला, साइन इन किया, तो उसके ईमेल आईडी पासवर्ड मेरे पास आ जाते हैं तुरंत। तो ऐसे हम लोग फिशिंग बना लेते हैं किसी भी तरीके की। विंडोज में फायरवॉल है तो कंप्यूटर वायरस से प्रोटेक्ट रहेगा, एंटीवायरस इंस्टॉल बिल्कुल होता है। फायरवॉल इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए है ना, केवल उसके लिए, इंटरनेट ट्रैफिक के लिए काम करता है। लेकिन जो फाइल आप लेके आए हो उस फाइल में वायरस है, तो उसमें फायरवॉल जो है ना कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसमें लेयर होती है। पहली चीज कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हो, लाइसेंस्ड हो। ठीक है, आइदर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज, so it should be licensed version, then firewall config हो, defender config हो, ये होना चाहिए। हाँ, अगर लाइसेंस विंडो है तो फिर आपको वायरस एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। लाइसेंस विंडो है तो आप डिफेंडर के साथ भी जा सकते हो। सो दिस इज द फिशिंग। ये फिशिंग आप यूज करते हैं तो आज की डेट में 90% हैकिंग जो है ना इससे बन जाती है। ऐसे एक फ्री होस्टिंग साइट के ऊपर आप कोई भी कोड डाल के उसके साथ फिशिंग कर सकते हैं। ठीक है, देन मेरे पास एक सेंड फाइल है, इसके ऊपर मेरे पास पूरा कोड आ जाता है जो भी यूजर ने पासवर्ड का होता है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिशिंग। नाउ कुछ एक मेल और ओके, बहुत सारे अभी डिस्कस कर लेंगे। पासवर्ड प्रोटेक्टेड मेल्स आप बना सकते हो, प्रोटोन मेल्स या टूटा नोटा, ये अलग अलग सर्विसेज है। आप में से शायद किसी ने ना सुने हो, लेकिन जीमेल सबने सुना होगा। सो जीमेल अगर आप यूजर्स हो, जीमेल के साथ जाते हो, तो सेम एज आपको एक प्रोटोन मेल सर्विस मिलती है। प्रोटोन मेल, आप प्रोटोन मेल के ऊपर भी अकाउंट बना के मेल सर्विस यूज कर सकते हो और दैट इज हाईली सेफ। ठीक है, प्रॉपर इनक्रिप्टेड सर्विस है ये स्विट्जरलैंड का सर्वर है। इसके मेल्स जो है ना हाईली इनक्रिप्टेड है,
बहुत ही जबरदस्त प्रोटेक्शन है इसके ऊपर। तो यहाँ पर एक अकाउंट बना के इसकी सर्विसेज भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ज्यादातर जीमेल यूजर्स हैं, तो जीमेल यूजर्स के लिए भी जैसे मैं दिखा दूँ, ये मैंने एक खोल रखा है मान लीजिए मेल, और इस मेल को मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना चाहता हूँ कि कोई अगर मेल देखेगा तो पासवर्ड मांगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्फिडेंशियल मोड है, इस कॉन्फिडेंशियल मोड को हम खोलेंगे। इस मोड में आपको ऑप्शन मिलेगा कि ये मेल एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। एक्सपायर मतलब एक वीक में, ये 14 सितंबर को एक्सपायर हो जाएगा अगर आप नहीं देखोगे इसको। तो आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, मान लो एक दिन कर दिया तो अब ये कल की डेट पे एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर ये मेल चेक नहीं किया गया तो कल की डेट पे एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप यहाँ पे एसएमएस पासवर्ड लगाइए और सेव कर दीजिए। तो ये हमारा कंटेंट यहाँ पे सेव हो गया। अब आप इसको जब सेंड करोगे तो ये एक फोन नंबर मांगेगा, और यहाँ आप एक फोन नंबर डालोगे। तो जो भी फोन नंबर डालोगे उसके पास एक ओटीपी जाएगा, और जब वो ओटीपी यहाँ फिल्टर होगा ना, तभी ये मेल को चेक किया जा सकता है, नहीं तो ये मेल चेक नहीं हो सकता। तो ऐसे आप वेरिफिकेशन के लिए लगाते हो। जैसे मान लो किसी ने मेल खोला और उसने ये मेल खोला, चूंकि लीगल पर्सन नहीं है, तो वो ओटीपी मांगेगा, और ओटीपी कहाँ जाएगा, रियल पर्सन के पास। तो एक एक और लेयर बन गई है हमारी सिक्योरिटी। तो अगर ओरिजिनलिटी है, रियल पर्सन है, आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं है, तो हम ऐसे ओटीपी मेल्स के साथ में, पासवर्ड प्रोटेक्टेड मेल के साथ में काम कर सकते हैं। ओके ना। तो ये कुछ चीजें जो कि हम यूज करते हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड मेल में, प्रोटॉन मेल या टूटा नोटा या जीमेल, कोई भी एक सर्विस आप दे सकते हैं। अकाउंट को वेरीफाई अगर आप करना चाहते हो तो हर जगह अपना मेल डालने की जरूरत नहीं है। आप एक प्रॉपरली टेम्पररी मेल दे सकते हो, लाइक गोरिल्ला मेल या टैंक मेल, 10 मिनट मेल, बहुत सारे मेल सर्विस हैं। तो ये मैंने एक मेल सर्विस ली है, डिस्पोजल मेल है, जो एक प्रॉपर फर्जी मेल दे देगा। तो अक्सर टेस्टिंग करने के लिए एक्सपर्ट लोग ऐसी चीजों को यूज कर रहे होते हैं। तो मेरे पास ये एक सर्विस है, गोरिल्ला मेल, टेम्प मेल या डिस्पोजल मेल ले सकते हो, या 10 मिनट मेल। तो ये मेरे पास एक फर्जी मेल आ चुका है। अभी कोई भी अगर मुझे मेल भेजना चाहता है ना, तो मैंने कह दिया ये वाले मेल एड्रेस पे भेजो। तो दिस इज माय मेल एड्रेस, एक अजीब सा मेल एड्रेस है, ये देखो अजीब से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, @sharplasers.com। तो ये एक प्रॉपर फर्जी मेल बन गया। इस मेल पे कोई मुझे मेल करेगा तो यहाँ पर मेरे पास मेल आ जाएगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये मेरा इनबॉक्स है, इस इनबॉक्स पे मेरे पास मेल आएगा। तो ऐसे टेस्टिंग के लिए भी हम यूज करते हैं, क्योंकि हर जगह आपको अपना मेल देने की जरूरत नहीं है। तो आप ये टेस्टिंग मेल भी यूज कर सकते हो फॉर वेरिफिकेशंस। हाउ टू चेक इन्फेक्टेड फाइल, अगर आपको किसी ने कोई इन्फेक्टेड फाइल दी है वायरस वाली, ठीक है, तो आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हो। एक सर्विस है जिसका नाम है वायरस टोटल। वायरस टोटल, ठीक है। तो वायरस टोटल के साथ आप जाओगे तो देखो यहाँ पे, मान लो मेरे पास दो फाइल है, ध्यान देना जरा। जैसे मेरे पास ये दो फाइल है, ये फाइल है, दिस इज माय वायरस, ये मेरा वायरस फाइल है, ठीक है, इसके अंदर मैंने वायरस डाल रखा है, ठीक है। और ये नोट फाइल है जो कि मेरा लीगल फाइल है। अब मैं ये दोनों चेक करके दिखा रहा हूँ। अब गलती से आपको किसी ने ये वायरस दिया, पेन ड्राइव में, मेल पे, कहीं से, तो आप ये ऑनलाइन चेक कर लीजिए यहाँ से। तो मैंने ये नोट फाइल लिया, इसको सेव किया, यहाँ पे चेक किया, तो ये दिखाएगा आपको कि इसके अंदर कोई इश्यूज है या नहीं है, यहाँ पे वायरस या कोई ऐसी प्रॉब्लम है क्या। तो देखो यहाँ पे कोई इंजन डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो एवरीथिंग इज फाइन, नो इश्यूज। अब यहाँ पे मैं वायरस वाली फाइल डालता हूँ। तो मेरी फाइल ये है वायरस वाली, ये वायरस फाइल मैंने डाली, और ये देखो यहाँ पे 6 इंजन डिटेक्ट हुए हैं, यानी इस फाइल के अंदर इश्यूज हैं। ये फाइल जो है किसी तरीके से इन्फेक्टेड थी, तो मैंने इसको चेक कर लिया। तो ऐसे आप ऑनलाइन सर्वर पे चेक कर सकते हो कि किसी फाइल के अंदर कोई सिक्योरिटी इश्यूज है या नहीं, है ना। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है वायरस टोटल। तो आप किसी भी इन्फेक्टेड फाइल को चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस में
डिजी लॉकर जैसी सर्विस अवेलेबल है। तो भारत सरकार आपको अपना डाटा रखने के लिए डिजी लॉकर प्रोवाइड करता है। आई थिंक आप लोगों को ये पता होना चाहिए। जैसे डिजी लॉकर कुछ गवर्नमेंट और इसके एग्जाम्स जो हुए हैं अभी, शायद सीबीएसई के एग्जाम, उसके रिजल्ट शायद फाइंड आउट हुए थे डिजी लॉकर के। तो डिजी लॉकर के अंदर आप एक अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर आपको आधार कार्ड देना है, देन आधार कार्ड साइन अप करोगे तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आएगा, आपका आधार कार्ड नंबर जाएगा, देन आपको अकाउंट मिल जाएगा। बिल्कुल चेक कर सकते कोई भी फाइल, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर डाल के नेक्स्ट करके अकाउंट बना लीजिए। इसके अंदर आपको 1 GB तक का डाटा रखने की परमिशन अवेलेबल है। तो अपना जितना प्राइवेट डाटा है वो पूरा यहाँ डाल सकते हो। तो ये डिजी लॉकर सर्विस है, इसको आप जरूर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेगनोग्राफी की, जो कि हैकर्स लोग यूज करते हैं। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सी चीज दिखाता हूँ आपको कि कैसे हैकर्स लोग अपनी फाइल के पीछे डाटा छुपाते हैं या मतलब अपना कोई वायरस कोड रखते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे मेरे पास 2 फाइल है, ठीक है, दिस इज IMG10, ठीक है, दिस इज सीक्रेट। दोनों सेम है, बिल्कुल भी अलग नहीं है एक दूसरे से। आप चेक भी कर सकते हो, दोनों इमेजेस है, दोनों इमेजेस फाइल है, ओके। लेकिन ये सीक्रेट फाइल के पीछे एक वायरस है, और ये एज अ अटैकर, एज अ हैकर इसको यूज करते हैं, छिपाते हैं ऐसे। तो मैं इसके पीछे जो वायरस है ना वो दिखाता हूँ आपको। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और विंदार के ऊपर, और इस फाइल के ऊपर हमने चेक किया, यहाँ पे 2 फाइल है, एक ING और एक सीक्रेट। तो मैंने सीक्रेट फाइल को, यानी ये वाली फाइल को, सीक्रेट फाइल को एक्सट्रैक्ट किया ऐसे। तो ये देखो बता रहा है इसके पीछे कुछ है, मैंने ओके किया। तो पीछे देख सकते हो आप एक फोल्डर है आ चुका है जिसका नाम है सीक्रेट, और इस सीक्रेट के अंदर एक इंडिया फोल्डर है, और इस इंडिया फोल्डर के अंदर एक वायरस है। तो इस तरीके से हैकर्स लोग क्या करते हैं, अटैकर्स लोग अपनी किसी भी फाइल के अंदर कोई भी वायरस से रिलेटेड कंटेंट छुपा देते हैं। तो ये मेरा एक वायरस था, मैंने छुपा दिया था, समझे ना। तो एक एक कुछ एक चीजें जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, सिक्योरिटीज। नाउ कुछ गवर्नमेंट पोर्टल्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपके पास कुछ गवर्नमेंट पोर्टल्स अवेलेबल है which is related to the cyber security. So InfoSec अवेयरनेस, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है। तो इन्फो यानी आप सिक्योरिटी अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ कंटेंट देखना चाहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट आपको कुछ एक सर्विसेज देती है, बताती है कि किन सारी चीज़ों से रिलेटेड सिक्योरिटीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखो स्टूडेंट, चिल्ड्रन, वुमेन, फैमिली, सबके लिए सर्विसेज है। लाइक स्टूडेंट मैंने क्लिक किया, सो स्टूडेंट सर्विसेज यहाँ पर आ गई, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, उस पर क्लिक करो, और उसकी ये सारी सिक्योरिटी, तो ईमेल सिक्योरिटी, कंप्यूटर वायरस, सोशल नेटवर्किंग, ब्राउजर, ऑनलाइन स्कैम, इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो, ओके ना। इसके बाद VPN सर्विसेज के बारे में, जैसे हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे VPN। तो अगर आप अपनी लोकेशंस को हटाना चाहते हो, कोई आपकी लोकेशन यूज ना कर पाए, तो हमारे पास ऐसे बहुत से VPN है, जैसे टाइगर VPN है, टॉर है, प्रोटॉन मेल, IPVNS, टच। तो 50 VPN सर्विसेज काम करते हैं। अब आप इनमें से कोई भी एक VPN सर्विस ले लीजिए और उस सर्विस को इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक VPN रखा है, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। लाइक ये देखो, स्विच लोकेशन टू द जर्मनी। तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो मैं जर्मनी के सर्वर से कनेक्ट हो जाऊँ, है ना, और डायरेक्ट मेरी जो लोकेशन है वो जर्मनी सर्वर के पास पहुंचेगी ऐसे। तो आप अगर यहाँ से लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हो। ये नीदरलैंड, रशियन, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, जो भी लोकेशन आप मैच करोगे वो मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से आप VPN सर्विसेज को यूज कर सकते हो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे। एंड टू स्टेप वेरिफिकेशन में एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कई लोग इस चीज को समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, डोंट टास्क फॉर दिस कंप्यूटर अगेन, तो इसको आपको चेक नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चेक कर देते हो तो फिर आपसे वो फिर OTP नहीं मांगेगा। जो OTP सर्विसेज टू स्टेप वेरिफिकेशन पे हम कैप्चर करते रखते हैं, यूज करते हैं, तो इस पे फिर आपसे OTP नहीं मांगा जाएगा। तो ये आपको गलती से भी चेक नहीं करना है।
Okay, so I think this is all about the cyber security.